आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी वरिष्ठ साथी रमा जी को धन्यवाद करूंगा। जब मैं विद्यार्थी था तो इस कॉलेज में अक्सर आता था, तब वो यहाँ नई नई प्राध्यापिका बनी थी। मैं डिबेटिंग कंपटीशन के लिए आता था, वो जज होती थी। इनसे प्राइज़ देना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने हार मानी नहीं और एक आध बार प्राइज़ जीत भी लिया उनके हाथों से। अब वो हमारी वरिष्ठ साथी हैं। करीब 30 साल से हम लोग परिचित हैं। मतलब मैं तो परिचित हूँ, वो तो ध्यान नहीं रखती होंगी, लेकिन मैं तो शुरू से ही ध्यान रखता हूँ। दूसरा शुक्रिया इस उड़ान सोसाइटी का। मैं जब पिछली बार आया था, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जब मुझे पता लगा कि हंसराज कॉलेज से 2 सोसाइटीज़ एक साथ अप्रोच कर रही है, तो मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया एक बार अपने पास। पलक भी थी उसमें, और मैंने दोनों से निवेदन किया कि भाई एक ही बार कर लो, एक ही प्रोग्राम के पीछे दोनों बैनर लगा देना, मैं एक बार आके दोनों काम कर लूँगा। पर इन दोनों में वहाँ पर ठीक ठाक जोर आजमाइश हुई और अंत में तय हुआ कि 2 ही बार आना होगा। तो पिछली बार तो मैं करीब 6 महीने पहले आया था। निष्ठा सोसाइटी का गवर्नेंस पे एक सेमिनार था शायद। इनको हम सोच रहे थे कि टाल मटोल करके मैनेज कर लेंगे। हमने काफ़ी कोशिश की, हमारी टीम ने काफ़ी बहाने लगाए कि सर बिजी हैं, भारत के बाहर हैं, दुनिया के बाहर है। खूब हमने कहा। हमें लगा कि अंत में हार के गिव अप कर देंगी या लेट गो कर देंगी, कुछ तो करेंगी। पर ये नहीं मानी। इन्होंने मुझे मैसेज किए, कभी कभी लगभग हार्श होती हुई लैंग्वेज में मैसेज किया कि सर आपने वायदा किया था, कैसे पीछे हट सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, आना तो है ही। अंततः आज का दिन तय हुआ। फिर टॉपिक्स की बात हुई तो इनका निवेदन था कि बस मोटिवेशन पे कुछ भी बोल दीजिए आप। तो मैंने कहा भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मुझे वो सब नहीं आता है। आप मुझे वो टॉपिक देंगे तो शायद मैं बात कर पाऊँगा। तो फिर इन्होंने कुछ टॉपिक्स भेजे, 4-5, कि आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। मुझे उनमें से जो सबसे ठीक लगा आप लोगों की उम्र को देखते हुए, वो था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। राइट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो आपकी पीढ़ी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। हमारी पीढ़ी में तो वो नहीं होता था। हम तो उस पीढ़ी के, उस क्षेत्र के लोग हैं। मैं हरियाणा से हूँ। पंजाब का असर हम पे रहा है ठीक ठाक। हिंदी भाषी हम लोग रहे हैं। अंग्रेजी हालांकि मैं बोल लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हिंदी ही मेरी आत्मा की भाषा है। तो जब मैंने सोचा कि लेटिंग गो, मैंने टीम से पूछा क्या होता है लेटिंग गो। तो हमारी टीम में कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग नहीं समझेंगे, हमारी पीढ़ी के लोग समझते हैं इस चीज़ को। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो, जाने दो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारी पीढ़ी में भी होता था। हम इसके लिए शब्द कुछ और बोलते थे, जैसे मैनू की, तेनू की, छड्डो यार, अरे मटिया दो, अरे भाड़ में जाए, अरे देखा जाएगा, अरे देख लांगे। तो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बिहार में अरे मटिया दो, तो वहां मटिया दो बोल देते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा आ जाने से ऐसा थोड़ा है कि भारत के लोग उसके बिना काम चला रहे थे। यह भी काम चल ही रहा था लंबे समय से। तो फिर मैंने कहा ये टॉपिक ठीक है, और जिस उम्र के बच्चों को एड्रेस करना है, उस उम्र के बच्चे अक्सर इमोशनल टर्मोइल में रहते होंगे। यही उम्र है जब दिल लगता है, टूटता है, और करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर्स मिलते हैं। तो जिस उम्र में इमोशन सबसे ज़्यादा उठापटक करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है, उस उम्र के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजूद टॉपिक मुझे यही लगा, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं। मैं पहले डिस्क्लेमर्स लगा दूं, मैं मनोविज्ञान का अध्यापक नहीं हूं। मैंने साइकोलॉजी में ना एमए किया है, ना एमफिल, ना पीएचडी किया है, ना मैं मोटिवेशनल चीज़ें करने का कोई सर्टिफाइड अध्यापक हूं। मैं तो अपने जीवन के अनुभवों से, साहित्य से, दर्शन से, कानून से, पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा, और बाकी उस सबसे ज़्यादा सीखा 50 साल के जीवन में, जिसमें से 25 साल का जीवन अध्यापन में और अपना उद्यम करने में खर्च हुआ। अनुभवों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो मैं अनुभवों से सीख के बातें करना पसंद करता हूँ। हालांकि हंसराज कॉलेज का खौफ इतना ज़्यादा होता है कि जब मुझे पता लगा कि मेरा टाइम फिक्स हो गया आने का,
मैंने अपनी टीम से कहा कि यार लेटिंग गो भी कोई किताब है तो देखो देखो, मैं देख तो लूँ क्या होता है। तो 2 किताबें उन्होंने भेजी, बड़े भारी भरकम अंग्रेजी ऑथर्स की थी। तो मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। 5-10 मिनट पढ़ के मुझे लगा कि उससे बात बनेगी नहीं, वो अलग ही टाइप की बातें थी, बड़ी थ्योरेटिकल सी बातें। तो मैंने कहा क्या थियरी में क्या रखा है, हम बच्चों से बच्चों की ज़ुबान में बात करेंगे, उसका मज़ा ज़्यादा है, क्यों थियरी में जाए। तो मैं जो कुछ भी अगले 1 आध घंटे में, मतलब 1 घंटा की, आधा घंटा की, 1.5 घंटा, वो मैं आपके चेहरे से अंदाज़ा लगा लूँगा। आप केवल चेहरे पे भाव ऐसे ले आइएगा कितना आप सुनना चाह रहे हैं। मैं तो अभ्यस्त हूँ, मैं 8 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाता हूँ जनरली, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ सुबह से रात तक पढ़ाने के लिए। आप अपना देख लीजिए कितना आप सुनने की हालत में है। और ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीच सुनने के लिए मोटिवेट करूँगा आपको, वो मैं नहीं करूँगा, है ना। उससे अच्छा, उससे 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 बेहतर ये है कि हम बीच में छोड़ देंगे। और मैं आपकी उम्र का भी ध्यान रखूँगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टॉर्चर ठीक नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। पर मेरा ख्याल है कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी उम्र से जुड़ी बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले 2 शब्दों में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं। एक शब्द है गिव अप करना, एक है लेट गो करना। कभी कभी लगता है कि दोनों बातें एक जैसी हैं, पर दोनों बातें एक जैसी हैं नहीं। गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना। मसलन आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात करता हूं, पलक ने कोशिश की कि मैं यहां पर आ जाऊं, कोशिश की। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, लेकिन हाँ, व्यस्तताएं रहती हैं। मैं आजकल अवॉइड करता हूँ कि कहीं जाऊँ, क्योंकि पता नहीं पिछले 3 साल में ऐसा क्या हुआ, इन्विटेशंस इतने मुझे आने लग गए हैं। मैं 25 साल से पढ़ा रहा था, कोई पूछता भी नहीं था मुझे। ये कोविड में यूट्यूब में पता नहीं क्या हुआ है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आते हैं। कुछ तो ऐसी जगह से आते हैं जिससे कोई दूर दूर तक मेरा संबंध ही नहीं है। कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का इन हाउस प्रोग्राम है, कह रहे हैं वहाँ के मोटिवेट कर। तो मैंने कहा यार मैं कैसे मोटिवेट कर दूँ मैं। तो फिर अब हमने पॉलिसी बनाई है कि जितना कम हो सके उतना कम जाएं। रामा जी का आदेश तो मेरे सर माथे पर है, मेरी सीनियर है, मैं उनको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ। अच्छा, मना करना खराब लगता है, तो हम क्या करते हैं कि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे इनके लिए हमने सिंपल पॉलिसी है कि जब कोई बच्चा कहे आने के लिए, उसको बोलो कि सर 3 महीने फ्री नहीं है, 6 महीने फ्री नहीं है, 1 साल चंद्रमा पर गए हुए हैं, कुछ ऐसा वैसा बोल के टालो, किसी का दिल भी ना दुखे और मैं भी अपना समय बचा लूँ। तो हमने इनको बहुत परेशान किया, 3 बार 4, मतलब किया तो मेरी टीम के मेंबर ने, पर मेरे निर्देश पे किया, तो आप उनको मत कुछ कहिएगा, मैंने कहा सर। तो 3 बार 4 बार 5 बार टाला, नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे, अच्छा देखते हैं, नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके। अब इनके सामने 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि हार मान लेती और अंत में बोलती कि चलिए कोई बात नहीं, दुख हो रहा है हमें, ये होता है गिव अप करना। एक दूसरा स्टांस भी होता है, दूसरा स्टैंड भी होता है कि कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रही। मसलन ये मुझे बुलाना चाह रही है, मैं नहीं आ रहा, मैं बिना बात के भाव खा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। और एक समय के बाद ये इस मूड में आ जाती कि भाड़ में जाओ, नहीं यार तो भाड़ में जाओ, तुम जैसे बहुत देखे हैं, एक ढूंढेंगे 100 मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे, क्या समझते हो अपने आप को। और फिर मैं कहता मैं आना चाहता हूँ, कहते नहीं हम नहीं बुलाएंगे आपको। ये होता है लेट गो करना। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए, क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है, क्यों परेशान होना है। गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेहन से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है, किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। मुझे खुशी है कि आपकी मोटिवेशनल सोसाइटी के मेंबर्स कम से कम गिव अप नहीं करते। अच्छा वो लेट गो भी नहीं किया मुझे, वरना मेरा सम्मान बच गया। और ये अच्छा है कि इसी विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैंने इस बीच में ये भी सीखा कि आपकी उम्र के बच्चों को कुछ भी बताने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियां सुनाना। और आपकी उम्र की बात नहीं है, लिंक्डइन पर आप भी शायद होंगे, मैं भी वहां पर हूं, जो प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है।
मैंने देखा कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं या सीएक्सओस कहते हैं, सीएफओ है, सीटीओ है या सीएचआरओ है, जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं किसी कंपनी के, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज चलते हैं स्टोरी टेलिंग के। और उसमें मान लिया गया है कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं तो बेसिकली जो स्किल आपको आनी चाहिए वो स्टोरी टेलिंग की आनी चाहिए। आप कहानी सुना सकते हो। मैं सच्ची कहानियां सुनाना पसंद करता हूँ, झूठ बोलने से बचता हूँ। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियां सुना रहा हूँ। ये सारी कहानियां सच्ची हैं, 1-1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियाँ हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियाँ सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छड्डो, यही छड्डो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टेशन से निकले वहीं कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे। डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। डीयू में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की और मेरा ख्याल है कि लगभग 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हारी भी होंगे, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, लेना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था, मेरा उससे काम चल जाता था आराम से। उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था। हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीतते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में। बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की। तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था। हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में एक अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो जिंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में जिंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई। उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा न करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूँ। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के जन्म से पहले की बात है। आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन जी होंगे आप सब लोग, तो
ये तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। मैं आपको 2-3 कहानियां सुनाऊंगा, फिर उन सबका सार निकाल लेंगे एक साथ हम लोग। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटेम्प्ट में पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन को, मैं 2 जगह पढ़ा है डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, सीआरएल बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैच्यू है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ एमफिल पीएचडी वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद पीएचडी कर रहा था या एमफिल खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहाँ एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहाँ हम लोग जब जब बोर होते थे दिन में 3-4 बार जाके चाय पीते थे। चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहाँ करते थे। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग अब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं डीयू में। 2 बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी, समझते थे। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं। दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना डीयू में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी, शायद, पता नहीं। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसके बाद रहा नहीं उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे थे दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी कि हर चीज़ जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारें खिंच गई। किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की। ये उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कहानी आपकी प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी। नहीं ध्यान कर पा रही तो मैं उनको जैसे नाम बोलूंगा अकेले में, वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना यह है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले एक घटना घटी। आप लोग तो बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है, ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूं, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल होकर बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं,
और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से दो लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूं, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस जमाने में तो फोन थे। मोबाइल फोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार। बड़ा महंगा था, 16 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपए प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फोन थे, बटन वाले फोन थे। नोकिया एक कंपनी थी, उसके फोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे। लड़का है, इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। ये कहे कि किसी और को दिखाना मत, जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना। और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फोन आए थे, पर वो फोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फोन। तो फोन से कितना फैलता, ज्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की एक कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाजार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीजें और मिलती थी वहां। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहां मिलती थी, ग्रे मार्केट में, चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहां से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविजन चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में, कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं। इसके लिए बहुत चिल्लपौनी बचानी चाहिए। बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले, 50 कैमरे पीछे। आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की।
क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी। फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ठीक है, उनका तो मिशन है। ममता जी है, उनका मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आमतौर पे। उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। अरे क्या हो गया भाई? तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो ही मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानियां मुझे बहुत अपील नहीं करती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियां होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच सोच के धोखा धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। आप थोड़ा उसकी वजह, उसका भी तो, उसकी कहानी भी तो सुनिए। और मैं जब जब दोनों कहानियां सुनता हूं मुझे लगता है कि मामला ग्रे है। आप किसी एक पे उंगली उठा ही नहीं सकते किसने ऐसा किया। दोनों की गलतियां होती हैं, ऐसा थोड़ा ना कि एक की होती है। बहरहाल इन भाई साहब को ऐसा लगा कि धोखा हो गया उनके साथ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है। इतनी बड़ी दुनिया है, 8 अरब की आबादी अब है, उस समय भी 6-7 अरब तो थी। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है, कोई और देखेंगे। पर वो थोड़ा ज्यादा सेंटिमेंटल था उस समय। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियां मिल जाए, स्वभाव मिल जाए, तो शादी के बारे में सोचें। हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है। जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं, और अब तो बाजार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है। तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा अब उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूंगा। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, 2 आईपीएस को जानता हूं, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर आईएएस प्रॉपर आईपीएस में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे, ना भूल पा रहे थे। लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझें कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है,
ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि रिश्ता बन गया था, पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने जिंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखने उसी दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा। प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते, तारुफ ना परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया। इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं उस बात पर आऊँ उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है। कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें। क्या सच में इतना आसान होता है। आसान तो नहीं होता है। मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है, क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ हुए होंगे, तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब
इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत जरूरी है, जिंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आध आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, बात ही नहीं हो पा रही, तुम ईगो ईगो कर रहे हो। फिर वो फोन मिलाता है, ये भी फोन की इंतजार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा, हीरो बेशक बन ले पर बेचैन तो भाई। खटाक से फोन उठता है, अब दोनों कान में फोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो, वहां से आवाज आती है कोई एक मैं थोड़ा ऐसी जोकर टाइप की बात करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझे आप लोग, मैं ऐसी हंसी मजाक ही करना आता है मुझे, वही मैं करता हूँ। लेकिन इससे आप ये ना सोचिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ा भी लेता हूँ इसके लिए मुझे वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूँ। अब ये सब चल रहा है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति झुक गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे खत्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेगी, जीजू झुकेंगे, दीदी क्यों झुकेगी, और ना जीजू झुक रहे ना भाभी झुक रही और उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो जमींदोज हो गया, वही वो खत्म हो गया। पर ठीक है, हो गया तो हो गया, भाड़ में जाए, ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं, तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मेरा दिल टूट गया है, मैं कहता हूं देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो, यू जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स एंड वी विल डिस्कस इन द मॉर्निंग, व्हेन आई कम टू ऑफिस यू कम टू माई केबिन एंड वी विल डिस्कस, डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर यू। कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूं ना मैं जाग पा रहा हूं। तो मैंने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम मैं तो सो भी रहा हूं जाके, ये तो कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई। तो मैं तो ऐसा हो चुका हूं कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है, कुछ भी हो जाए। मतलब एक आध, अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर में क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है। बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ये सीखा है अपने पिताजी से, और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होती हैं। सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच, सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं। सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ही ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी हैं, 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे उसमें ली गई 25 फोटो में से बेस्ट फोटो फेसबुक पे आई थी, और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं। तो दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो। तो हमारे माता पिता भी स्वभाव उनका भी थोड़ा अलग रहा, सबका है, हमारा भी है। तो मेरे पिताजी हैं मस्त मौला आदमी,
जैसे कबीर दास थे, एकदम फक्कड़ मस्त बोला आदमी, भाड़ में जाए दुनिया, उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए। गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है। उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था जो लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, साथ लेके क्या जाना है, बात खत्म। कोई टेंशन ही नहीं उनको। और बाकी सब लोग टेंशन में कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, कैसे मैनेज करें। मेरी माँ को तनाव हो जाता था, और जब पिताजी ऐसे हो तो माँ को तनाव होगा, सीधी सी बात है। अगर माँ वैसी होती पिताजी तनाव में रहते हैं, तो सामान्य बात है। जब घर में एक व्यक्ति मस्त मौला हो तो बाकी लोग तनाव तो फिर बांटेंगे ना आपस में। वो बड़ा तनाव में रहती थी। उनको घर की चिंता, बच्चों की चिंता बहुत सताती थी। पिताजी भी चिंतित थे बच्चों को लेकर, जैसे कोई पिता होता है, पर उनकी नेचर थी कि ठीक है देख लेंगे जो होगा, अरे देख लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, उस मूड में रहते हैं, आज भी रहते हैं। मेरी माँ 73 की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ। मतलब मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर व्यक्ति की सांस का इतिहास है, सांसें लिखी हुई हैं ईश्वर ने, उतनी सांसें मिलेगी। मुझे बहुत भरोसा इस बात में है नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करेगा कि जापान में सांसें ज्यादा लिखेगा और अफ्रीका में कम लिखेगा? भगवान ऐसा क्यों करेगा? और अगर सांसें पहले से लिखी हुई है तो हमारी जीवन प्रत्याशा क्यों बढ़ती जा रही है? अगर सांसें पहले से फिक्स हैं तो आजादी के समय से लेकर आज के 70 साल में जीवन प्रत्याशा लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गई। और हम ये भी कहते हैं कि लोग खराब हैं। अगर लोग बुरे हैं तो जीवन छोटा होना चाहिए कर्मों के हिसाब से। लोग खराब हैं और जीवन बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे उन मान्यताओं में बहुत भरोसा है नहीं कि सांसें लिखी हुई हैं। अगर सांसें लिखी होती तो मनुष्य की औसत आयु 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 25-30 मैक्सिमम। और हम 70-80 साल धूमधाम से जी रहे हैं, जिसका मतलब है कि यह भगवान से ज़्यादा इंसान ने लिखा है, मेडिकल साइंस ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं नहीं, और मैं इसको छिपाता भी नहीं हूं। मैं बहुत छिप छिप के बहुत जी लिया। अब मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है। मैं विचार वाला आदमी हूं, धारा वाला नहीं हूं। जिसको धारा में बहना है बहे, हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे। जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे। हाँ, गलत बोलने से बचता हूं, किसी के बारे में गलत बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलूंगा ना भाई। मेरे पिताजी 81 साल के हैं, अभी 81 साल के हुए कुछ दिन पहले, और एकदम मस्त मौला आदमी है, मुझसे ज्यादा युवा हैं। मैं 50 साल का बूढ़ा हूं, वो 81 साल के युवा हैं। उनके चेहरे की चमक, मतलब कई ट्यूबलाइट फेल है उनके सामने, ऐसी चमक चेहरे पर रहती है। क्यों रहती है? उसकी एक वजह यह कि वो रोज सुबह 2-3 घंटे प्राणायाम, योग, ध्यान, बहुत कुछ करते हैं। उनका भोजन इतना संतुलित है, सप्ताह में कम से कम एक बार, कभी कभी महीने में 4 से ज़्यादा 6-7 बार उपवास करते हैं पूरा पूरा। वो सब चीज़ें उनके अभ्यास में हैं, जो मेरे अभ्यास में उतनी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ, पर अभी उतना सफल नहीं हो पा रहा हूँ। पर मेरी राय में उनके इस सुंदर जीवन का सबसे बड़ा राज ये क्षमता है कि वो हर चीज़ को लेट गो कर देते हैं। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता साइड से, लेते ही नहीं तनाव किसी बात का। कुछ भी हो जाता है तनाव ही नहीं लेते। और मुझे लगता है कि काश ये चीज मेरी माँ के स्वभाव में होती, कम से कम 10 साल उनका जीवन और ज्यादा तो होता। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहुत विश्वास से बता रहा हूं। मैं ना सोने जागने में नियमित व्यक्ति हूं, ना मैं बहुत कसरत करता हूं। ठीक हूं, मतलब बुरा भी नहीं हूं, ठीक हूं। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी, शुगर, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फिलहाल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया हूं सफल। अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो किस हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा क्या है। कल को नहीं रहूंगा, मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी।
बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि ये टेम्परामेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, पर आपकी जिंदगी शानदार होगी। और जितनी जिंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं कि लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूं कि 10 साल बढ़ जाएंगे। कुछ और लोगों के आप कम कर देंगे अलग बात है, लेकिन अपने 10 साल बढ़ा लेंगे। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे लेट गो करना है जिंदगी की चीजों को। 3-4 प्रसंग होते हैं। एक होता है कि आप किसी को बहुत चाहते हैं पर वो आपको नहीं चाहता। आपकी उम्र में ये सब तो खेल होता है, और क्या खेल होता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं ले चलूँगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं तो बड़ा दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था, और वो मुझसे अच्छे चल रहे हैं। उससे ज़्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूं कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो ज्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूं कि मेरा बच्चा आईएएस जॉब करे? क्यों करे वो? आईएएस भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भाड़ में जाए। अगर वो कहेगा कि मुझे स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप कर लो भाई। अगर वो कहेगा मुझे कुछ और नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो कर लो। मैं क्यों ठेकेदार बनूं उसका भाई? मैं क्यों ये चाहूं कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने? ये सब बेकार की बातें हैं। और पेरेंट्स, आज तो बच्चों से बात कर रहा हूं, जैसे मैं पेरेंट्स से बात करता हूं उनकी बहुत क्लास लगाता हूं कि पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों के दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट से नफरत करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंटहुड का धर्म ठीक से निभाया नहीं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को जिंदगी कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो बन ही नहीं पाए जो वो थे। और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं। अपनी सहजता से दूर होना, इससे बड़ी बुरी कोई स्थिति नहीं। साहित्य में इसको खूब लिखा गया है। कामायनी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की, उसमें मूल समस्या ही ये है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, कर कुछ हो रहे हैं आप। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और यदि आप पूरी ज़िंदगी केवल निभाने में खर्च कर देते हैं तो ठीक है, दुनिया की निगाह में आप सफल होंगे। पर किस दिन खबर आ सकती है कि अच्छे आदमी थे, नहीं झेल पाए, नहीं झेल पाए, अंत में दिल का दौरा पड़ जाता है, बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि डायबिटीज चीनी खाने से होता है, बेकार बात है, डायबिटीज स्ट्रेस से होता है। डायबिटीज होने के बाद चीनी खाना मना है। चीनी खाने से आज से किसी को डायबिटीज नहीं हुआ है, डायबिटीज केवल तनाव से होता है। तनाव पहले ही दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव, कितने झंझट दुनिया में हैं, उसके ऊपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव, कितना बड़ा तनाव है, क्यों पालना चाहिए? तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूं। इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फायदा हुआ ही। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई,
नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात हुई? सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को आया था वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, ये सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में, मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं कि ठीक है भाई आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है? और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। अंकल, छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे लव गुरु मानते हैं अपने आसपास, वो मेरे पास आके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं बड़ी क्यूट तोतली आवाज़ में, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे ऐसे वाली आवाज़ में एकदम रोते बिलखते हुए। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव वही रखना है, तू नहीं कोई और सही बात कर, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम, ये सब ड्रामा होता है, ये फिल्मी गीत है। मुझे गीत कविता इतना ही याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज है। अगर ये फेज नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया। कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना जिंदगी में मजा क्या है। अगर हर चीज लिनियर है, हर चीज फॉर्मुलाइज है, फिर मजा क्या है जिंदगी में। ये उठापटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव, संतरास भी तो होना चाहिए कभी कभी जिंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहां ब्रेकअप हो जाए, ये भी होता है। देखिए, मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूड में हूं। जिस तरह का प्रेम आप लोगों की पीढ़ी में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पीढ़ी खराब है, हर पीढ़ी ऐसी होती है, बस ये कि आपकी पीढ़ी को सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं। हमारी पीढ़ी में ना चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, बड़ा रिस्क होता था। चिट्ठी लिखो कागज़ पे, फिर एक डाकिया ढूंढो भरोसे का, तो भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वहीं दे के आए जहाँ हमने कहा है। ये भी डाउट कहीं किसी और को दे के आ जाए। या कबूतर से बात करो, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर का क्या भरोसा किसको दे के आ जाए। लेकिन कितना तनाव था उस ज़माने में। आपके ज़माने में क्या है, सीधे व्हाट्सएप निकाला, खटाक से भेज दिया मैसेज, और नंबर किसी से मांग लिया 1 सेकंड में। नंबर भी नहीं देना है तो किसी, कौन कौन सी ऐप होती है, मैंने सुना कुछ और ऐप्स होती है, मेरा नंबर वाली भी होती है, इंस्टा होता है, एक और भी तो कोई होती है वो जिसमें कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट में चले गए। मैंने सुना है कि उसमें नंबर भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ चक्कर है। वहाँ ढूंढ लिया। किसी को कुछ कन्वे करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है। इन सब के ऊपर टिंडर है, बम्बल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट करते जाना है, उसी में कहानी शुरू। पर ये कहानियाँ जितने हल्के तरीके से शुरू होती हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहां परिचय गहरा होता है, असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है।
आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है, उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहां मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूं पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आए थे, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूंगी, अब मैं तेजाब उठा लूंगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या। पता इंग्लिश में गालियां बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हों कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग हों। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा क्यों सोचना है? और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे ना खराब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो निकल के देख घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूंगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ही तरीका है। और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी जिंदगी अच्छी हो। मैं भी ढूंढ ही लूंगा किसी न किसी को, थोड़ी हेल्प कर दियो, कहीं इंट्रो करवा दियो मेरी भी, लेकिन ठीक है तू भी जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थाई दीवाना हूं तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के जमाने में बेरोजगारी का ये लक्षण था। हम जब छोटे थे ये गाने सुनते थे, हम ये सुन के बड़े हुए कि ऐसे ही करना पड़ता है शायद प्रेम में। तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई। जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे? बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार। तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी जिंदगी है, जीने दो उसको। क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की जिंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो ना,
हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ कई बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के एक ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त न हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफ़ी एग्ज़ाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्ज़ाम में पास हुए तब जाकर शादी हुई, ऐसे नहीं हुई। शादी हुई तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा। विरक्त हो गए और उनका मन हुआ घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाएं, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं। छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है। बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं। तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक थोड़ना है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती उनका। उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए। वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहां भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के एक दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा है तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिल वस्तु, जो अपना इलाका था, वहां पहुंचे।
पूरे कपिल वस्तु में, नेपाल सिद्धार्थ नगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पे ही कपिल वस्तु है। मैं देखने गया था वो जगह जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाकर देखें कभी। तो बुद्ध पहुंचे रात को, एक धर्मशाला में रुके। अब वहां हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बन के नहीं आया हूं, मैं बुद्ध बन के आया हूं। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूं, बेटा हूं संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूं मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होके आया हूं, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूं अपना। ठीक है, पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए पिता से मिलने, पिता से मिले, सबसे मिले भरी सभा में, लेकिन यशोधरा नहीं आई मिलने के लिए, लेट गो नहीं कर पा रहे थे। उसके मन में दर्द था, छुप के क्यों गया, बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, तो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे मुझसे, मैं क्यों जाऊंगी भाई, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ है, मैं क्यों मिलने जाऊंगी। तो बुद्ध मिलने गए। सोचिए कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में। अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि बुद्ध वहां जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी। बुद्ध है वो बुद्ध, वहां जाके क्या बोल रहे पता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विगलित हो गया। और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताए गया, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम महान काम कर रहे हो, और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों बीच में आऊंगी भाई। मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं। बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती। ऐसी दूसरी कहानी राधा जी की है। राधा जी आप जानते कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो कृष्ण से प्रेम करते थे, उनका विवाह नहीं हो पाया, अलग बात है। लेकिन हमारी परंपरा में प्रेम का जो पराकाष्ठा है ना, प्रेम का चरम, वो तो कृष्ण राधा का है। मतलब राधा कृष्ण का प्रेम एक खास किस्म का प्रेम है, जहां विवाह के बंधन के न होने पर भी प्रेम का चरम रूप होता है। राम और सीता का प्रेम गार्हस्थ्यिक प्रेम का चरम रूप है कि पति पत्नी का प्रेम कितना शानदार हो सकता है। वो देखना हो तो राम सीता का प्रेम देखिए, विशेष रूप से तुलसीदास जी के यहाँ देखिए। और वैसे जो प्रेम होता है वो देखना हो तो राधा कृष्ण का प्रेम देखिए। पर इंटरेस्टिंग है, ये सारे जो हमारे धर्म के चरित्र हैं, ये समय के साथ चेंज होते गए हैं। राम बदले हैं, कृष्ण बदले हैं, राधा बदली हैं, सब बदले हैं। एक कवि थे सूरदास, भक्ति काल में 16वीं सेंचुरी, आप मोटा मोटा ध्यान में रखिए। कृष्ण को, आपने वो कहानी सुनी होगी, कृष्ण तो अपने घर में थे, कंस को मारने के लिए वो पैदा हुए थे। कंस को पता लगा तो कंस ने अपने एक सहयोगी अक्रूर, जो कि श्वफल्क के पुत्र थे, उनसे कहा कि जाओ और कृष्ण को लेके आओ, यही मारेंगे। उसको पता नहीं था क्या होगा बाद में। आदमी कॉन्फिडेंस में ऐसी गलतियां करता ही है, तो वो सुपर कॉन्फिडेंट था, बुलवाया कृष्ण को। कृष्ण तो इसी काम के लिए आए थे, समझ गए कि बुलावा आ गया है, अब इससे काम निपटाना है, चलते हैं। राधा और गोपियां कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। सुपर इमोशनल विमेन, ऐसा मानते हैं कि वो महिलाएं, राधा तो छोटी थी, बाकी महिलाएं गोपियां उनसे काफी बड़ी उम्र की थी, इतनी इमोशनल थी कृष्ण को लेकर कि कृष्ण के बिना वो सोच नहीं सकते थे कैसे रहेंगे। पर वो जिस काम के लिए आए थे धरती पर, वो तो करना ही था। तो अक्रूर आए, अक्रूर ने बताया कि ऐसे ऐसे आया हूं, ले जाना है। तो कृष्ण और बलराम चले गए। इधर कृष्ण गए, उधर गोपियों का रो रो के हाल बुरा, राधा का हाल बुरा। ऐसी दीवानगी आजकल की फिल्मों में आप सोच नहीं सकते, ऐसी दीवानगी थी उस जमाने में उनके बीच में। और जब
आदमी का प्रेम हाथ से निकलता तो वो बेचारा कितना कमजोर हो जाता है। राधा जी की हालत सोचिए। सूरदास कह रहे हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। कि वृष भानु की कुमारी, वृष भानु मतलब राधा के पिता, वृष भानु की बेटी राधा इतनी कमजोर हो गई है, इतनी मलिन हो गई है। हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर गई थी, उसकी साड़ी में लगी हुई हैं। ता लालच न धुआवती साड़ी, इस लालच से साड़ी धुलवा नहीं रही है। और जब से कृष्ण गए हैं कपड़े तक नहीं बदलना चाह रही है कि इस कपड़े में मेरे प्रिय की याद है। खाती नहीं है, इतनी कमजोर है, हिल नहीं पाती है। एक और कवि हुए, वो तो इतने आगे बढ़ गए, बिहारी नाम के कवि थे, उनकी नायिका तो लगता है कि घड़ी का पेंडुलम है। सांस लेती है तो 4-5 कदम 6-7 कदम पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो आगे आ जाती है। सांस की हवा से ऐसा हो रहा है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 अखात, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनी साथ। कि इधर आती है उधर जाती है, 6-7 हाथ इधर 6-7 हाथ उधर, सांस लेती है तो यहाँ, छोड़ती है तो वहाँ, जैसे झूला झूल रही हो। पर ये रीतिकाल के कवि हैं, उनका अलग टेस्ट है, हम सूरदास पे बात कर रहे हैं। राधा इतनी परेशान है। अच्छा, जब आदमी परेशान होता है ना, जब उसका ब्रेकअप टाइप का होता है कि कोई गया है वापस ही नहीं आ रहा, कृष्ण ने कहा था कि बस जा रहा हूँ, काम निपटा के आता हूँ। उनके मन में था क्या काम निपटाना है, काम निपटा भी दिया। अब कंस के बाद सवाल है कि मथुरा का साम्राज्य कौन संभाले। उसको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कृष्ण को लगा कि मुझे यहाँ रह के सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उसके बाद लौटना चाहिए। तो वो रुक गए वहां पर, राज्य का काम भी तो करना ही था। पर प्रेमी व्यक्ति को सब समझ नहीं आया, तो फिर लगता कि नहीं मेरे पास आओ, बाकी सब बेकार की बातें हैं, मेरे पास आओ। कृष्ण आ नहीं रहे। यमुना के इधर कृष्ण है, यमुना के इधर गोपियां हैं, पर आत्मसम्मान भी तो है। एक आलोचक ने कहा कि नाव में बैठ के चली जाती। आत्मसम्मान होता है प्रेम में कि मैं क्यों जाऊं, बिना बताए क्यों चले गए, बता के जाते। तो राधा वेट करिए। राधा के मन में क्या आ रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ गलती कर दी हो। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है ना, बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। और राधा अपनी एक सहेली से बोल रही, गोपी से, मेरे मन इतनी सूल रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मस्ती दही, देखी तिन्हें हों मान कियो सो हरि गुस्सा गही। पगला सी गई है, बोरा सी गई है। सहेली से क्या बोल रही है, हे सहेली, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हुई है। उसने पूछा क्या गलती हुई है। कह रही है कि एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान मेरे पास आए थे, मैं उस समय दही मथ रही थी। वो ग्वाला जीवन है ना वहां पर, तो वो गोपालन जीवन का काव्य है पूरा। अब वो मुझसे बात करने आए और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मैंने मान किया। मान करना मतलब जिसको आपकी भाषा बोलते हैं भाव खाना। मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मुझे लगता वो नाराज हो गए, इसी नाराजगी से लौट नहीं रहे हैं। मेरे मन इतनी सून रही, मेरे मन में कांटा चुभ रहा है। एक दिवस मेरे घर आए, अब समझ में आएगा, एक दिवस मेरे घर आए मैं ही मथती दही, देखी तिन्हें, हाँ हाँ मतलब मैं, मान की योग मैंने अहंकार दिखाया, सो हरि गुस्सा गही, गुस्सा आ गया उनको इस बात से। सूरदास की राधा मुक्त नहीं हो पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, वो जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। पर फिर देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। 300 साल बाद कमाल हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और कवि हुए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मतलब प्रिय प्रवास पे चला गया है, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, अब राधा कैसे जिएगी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है। महिलाएं अभी तक स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है, पर अब वो समय आ रहा है कि बनने वाली है। और हरिऔध की राधा ने कमाल कर दिया है। गोपियां पूछती हैं कृष्ण नहीं आ रहे, अब क्या करोगी। ये राधा जी क्या बोल रही हैं, प्यारे जीवें जगहित करें
गेह चाहे ना आवे। मेरे प्रिय खूब जिए, समाज का कल्याण करें, घर बेशक ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूं कि समाज का भला होना चाहिए। ये वो बिंदु है जहां राधा यशोधरा बन जाती है, मैथिली शनगुप्त की यशोधरा। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल से वो ये कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज हो वो किसी बड़े काम की खोज में हो, वो किसी महानता के रास्ते पर हो। और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी महानता के रास्ते पे है, तो उसके रास्ते को रोकना अपने क्षुद्र हितों के लिए बहुत छोटापन है। और ऐसे मामले में एक ही बात हमें सोचनी है कि वो जिस काम के लिए बना है उसे करने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांध के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है? जाने दो, ऐसा क्या है, कुछ तो बढ़िया होगा। एक स्थिति हम में से कई लोगों की आती है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं पर छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जब जब मैंने पूछा है, मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। 97-98% लोग मानते हैं कि वैसा तो नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बाकी लोग भी बहुत समझौते करते हैं ताकि बच्चे अच्छा जीवन जी सके। आप भी करेंगे समझौते, सबको करने पड़ते हैं। यह है कि आप समझौते शायद उतने नहीं करेंगे जितने आपके माँ बाप ने किए होंगे, उनके माँ बाप ने और ज्यादा किए होंगे। हर पीढ़ी कम समझौते करती है, ये समाज के विकास का एक तरीका होता है। पर ऐसा होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में आप छोड़ भी नहीं सकते, जी नहीं पा रहे, छोड़ सकते नहीं। क्योंकि आप तो छोड़ देंगे, आपके चक्कर में कईयों की जिंदगी दांव पे लग जाएगी। कैसे छोड़ दें? 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, वो माँ अपने पति से रोज प्रताड़ना झेलती है, बुरी बातें सुनती है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, क्या करे? टॉक्सिक रिश्ता है। तो ऐसे में या तो आप रिश्ता छोड़ते हैं कि हर किसी से संभव नहीं होता, पर यदि वो संभव नहीं है तो रिश्ते में रहते हुए चिंताएं छोड़ दीजिए, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। भाई तेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, एक घर में रहेंगे पर रोज युद्ध नहीं करेंगे, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तनाव नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा अपना स्पेस, मेरा अपना स्पेस, ठीक है, एक छत के नीचे हैं, काम चला लेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफर ना करें, परिवार सफर ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा था ना, उसी कविता की कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था। कि बर्बादियां हैं जीवन में, पर ठीक है, कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। कि ठीक है, जैसी जिंदगी है उसको वैसे जिएंगे, अपेक्षाएं नहीं पालेंगे, ना तुम उम्मीद करना